हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। ये है हमारा दिल्ली पुलिस स्पेशल मॉक टेस्ट नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक कम करते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। डेली आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो लेते हैं पहला सवाल। तो स्क्रीन पर आपको पहला सवाल नजर आ रहा है कि पुनीत और अंपु की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 2:3 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:4 हो जाएगा। तो पुनीत की वर्तमान आयु क्या है? तो हम मान लेते हैं कि जो अनुपात दे रखा है 2:3 है, इसको हम 2x और 3x मान लेते हैं, ठीक है। अब सवाल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है भाई, जो ये अनुपात 2:3x है ना, जब ये दोनों 3-3 साल बड़े हो जाएंगे, यानी आज के 3 साल बाद इनकी आयु का जो अनुपात हो जाएगा वो 3:4 हो जाएगा। कैलकुलेट कर दीजिए। 8x प्लस में 12, 9x प्लस में 9, ये 8 इधर जाएगा, 9 इधर आएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा। यानी पुनीत की आयु है 6 वर्ष और इसकी आयु है 9 वर्ष। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पुनीत की वर्तमान आयु क्या है? तो कितनी है दोस्तों? 6 वर्ष है, ठीक है। अंपु की कितनी है? 9 वर्ष है। दोनों की आयु का योग कितना है? 15 वर्ष है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे P अनुपात Q बराबर R अनुपात S, यानी जो अनुपात P और Q का है वही अनुपात R अनुपात S का है, उसी रेशियो में। T अनुपात U का भी वही है, और ये सबके बराबर कितने का? 2:3 के। यानी कि P बटा Q बराबर है R बटा S के, बराबर है T बटे U के, और ये सारे बराबर किसके? 2/3 के। तो सीधी सी बात है, जहां भी P R T पूछा जाएगा, इनकी जगह हम 2 रखेंगे, इनकी जगह हम 3 रखेंगे। अब आपसे पूछा क्या है? MP, तो इसको बटे में रख लेते हैं। MP प्लस NR प्लस में OT बटे क्या है दोस्तों? MQ प्लस में NS प्लस में OU। तो हम यहां पे जानते हैं MNO और MNO, ये तो कॉमन आके कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? P प्लस में R प्लस में T बटे QSU, तो नीचे बचेगा QS और U। दोस्तों रख दीजिए। PRT की तरह क्या रखेंगे? 2-2, तो कितना हो जाएगा? 6। अच्छा, QSU की जगह क्या रखेंगे? 3-3, तो कितना हो जाएगा? 9, तो कितना आएगा? 2:3 दोस्तों, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या जाएगा? 2:3, यानी कि ऑप्शन बी इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को आप शेयर करके आइए अपने फ्रेंड्स में, और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आपने बना रखे हैं उनमें भी शेयर करके आइए। आपका जो सपोर्ट है हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला सवाल, 5 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त अंकों का औसत 50 पाया गया। यानी 5 अंकों के जो गणित में प्राप्त अंक है उनका औसत कितना है? 50 है। लेकिन बाद में पता लगा कि एक विद्यार्थी ने अंक तो 48 ही प्राप्त किए थे, उसकी जगह 84 लिख लिए गए, ठीक है दोस्तों। तो कितने की गलती कर दी दोस्तों? अंक आए थे 48, लिख लिए कितने? 84। कितने ज्यादा लिख लिए दोस्तों? तो 48 में आप कितना जोड़े कि 84 हो जाएगा? 36, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे 36 नंबर ज्यादा ले लिए। तो भाई 5 अंकों का जो 5 छात्र हैं, छात्र के अंकों का योग हम निकालेंगे। तो औसत दे रखा है कितना दोस्तों? 50। तो 50 गुणा में 5 करेंगे, कितना आएगा? 250। अब गलती कितने कर दी? लिखना चाहिए था 38, लिख दिया कितना? 84। कितने गलती कर दी दोस्तों? 36। 36 ज्यादा लिख लिए, तो 36 आप इसमें से घटाइए, तो ये बचेगा 4, 1, 2। अब औसत निकाल दीजिए, कितने का भाग देके? 5 का। तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 5 अंठे 40। तो जो नया औसत आ जाएगा वो आ जाएगा 42.8, यानी जो करेक्ट एवरेज होना चाहिए था वो था 42.8 दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अब अगला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, देखिए जरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल रही हैं। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में एक बैठा व्यक्ति तीव्र गति वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि धीमी गति की रेलगाड़ी में बैठा एक आदमी है, वो तेज गति से चलती हुई ट्रेन को 18 सेकंड में पार कर रहा है? यानी केवल लैंग्वेज का खेल है,
ठीक है दोस्तों, एक्चुअल में जो तेज चल रही है ट्रेन वो स्लो वाली ट्रेन को 18 सेकंड में पार कर गई दोस्तों। तो बताइए तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे सापेक्ष गति। दोनों की स्पीड घट जाती है। 58 माइनस 30 कितना आएगा दोस्तों, 28 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको टाइम दे रखा है सेकंड में, तो इसको सेकंड मीटर पर सेकंड में बदलिए। ठीक है, तो इतना ही मीटर पर सेकंड आ जाएगा, काटिए मत चाहिए आप। अब आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो डिस्टेंस कैसे आएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो है ये 28 गुणा में 5/18, टाइम कितना दे रखा 18 सेकंड, तो डायरेक्ट यहीं गुणा कर दीजिए, तो कितना आएगा 140 मीटर। तो डिस्टेंस मतलब ट्रेन की लंबाई 18 सेकंड में पार कर गई। तो यहां इसका मतलब क्या है, ट्रेन ने जो दूरी तय की है वो खुद की ही तो स्पीड, ट्रेन को पार नहीं किया, यहां पे व्यक्ति को पार किया है। और जब कोई ट्रेन किसी एक व्यक्ति, किसी पेड़, किसी पोल को पार करती है तो पोल, व्यक्ति और वृक्ष की जो चौड़ाई है, लंबाई है या दूरी है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि ट्रेन ने अपनी ही दूरी को पार किया है 18 सेकंड में दोस्तों। ठीक है, तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 140 मीटर। कह रहा है कि किसी विद्यालय के 40% विद्यार्थी फुटबॉल और 50% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% विद्यार्थी ना तो फुटबॉल और ना ही क्रिकेट खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों गेम खेलते हैं। तो यहां पे हम निकालेंगे दोस्तों कि कुछ ना कुछ खेलने वाले। तो टोटल जो स्टूडेंट हैं, टीएस टोटल स्टूडेंट, देखो 50% तो क्रिकेट खेल रहे हैं, 40% हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। एक बात बताइए, 18% अगर कुछ भी नहीं खेल रहे तो इसका मतलब 88% तो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, यस और नो। तो यहां पे हम निकाल देंगे 90 माइनस 12%, 18% था ना, 82 यहां पे 82। ठीक है, तो 82 कितना आएगा 8%। तो ऐसे विद्यार्थी जो दोनों गेम खेल रहे हैं वो कितने हैं, 8%। देखो क्या कहा है, 40% तो फुटबॉल खेलते खेलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 50% वो क्रिकेट खेलते हैं, 18% ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते। बात आ गई समझ में। अगर 18% कोई गेम नहीं खेलते, इसका मतलब 82% ऐसे हैं जो या तो फुटबॉल खेलते हैं या फिर क्रिकेट खेलते हैं। तो इसको हम घटा देंगे तो कितना आएगा 8%, यानी 8% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में शामिल हैं, दोनों गेम खेलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन डी सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह दुगुनी हुई होगी या दुगुनी होती है। तो दोस्तों साधारण ब्याज का मतलब क्या है कि हर वर्ष समान साधारण ब्याज मिलता है। यानी मान लीजिए पहले वर्ष मुझे 100 रुपए साधारण ब्याज मिला तो दूसरे वर्ष भी 100 ही रुपए मिलेगा, तीसरे वर्ष भी 100 ही रुपए मिलेगा, चौथे वर्ष भी 100 ही रुपए मिलेगा, क्योंकि उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसलिए वो बढ़ जाता है, हर साल मल्टीपल में चलता है। साधारण ब्याज है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हुआ क्या, ये डायरेक्ट 3 गुना नहीं हुई, जो प्रिंसिपल था ना वो डायरेक्ट अपना, मान लीजिए 1 था तो 1 से पहले हुआ होगा 2 और 2 से फिर कितना हुआ होगा 3, 3 से कितना जाएगा 4, 4 से 5 आएगा। इस प्रकार से क्रम में बढ़ता है साधारण ब्याज। तो वही कह रहा है कि 1 से 3 होने में इसको 20 साल लगे। कितने साल लगे दोस्तों, 20 वर्ष। तो जाहिर सी बात है पहले 1 से 2 हुआ होगा और उसी समान समय में 2 से कितना हुआ होगा, 3 हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं 1 से 2 हुआ 10 वर्ष में, फिर 2 से तिगुना हुआ अगले 10 वर्ष में। इस प्रकार टोटल 20 वर्षों में 3 गुना हुआ। पूछा क्या है, दुगुना, तो दुगुना कितने वर्षों में हुआ है दोस्तों, 10 वर्ष में ये दुगुना हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। अगला सवाल,
कह रहा है कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा दोस्तों। तो एक बात बताइए, क्या ये जो 119 है, जब इसको 19 से भाग यानी किसी संख्या से भाग देते हैं तो 19 शेष रहता है। अब इसी संख्या को 17 से भाग दिया जाएगा, तो एक बात बताइए, क्या 119 जो है 17 का मल्टीपल है? क्या 119 17 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल चला जाएगा। तो ऐसे केस में आप इतना कीजिए कि 19 को ही डायरेक्ट 17 से भागे दे दीजिए, कितना शेष बचेगा दोस्तों? 2। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसा क्यों है कि सर आपने 19 को डायरेक्ट भाग क्यों दे दिया? तो आप मुझे बताइए, किसी संख्या को 119 में भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो संख्या क्या होगी? वो संख्या होगी भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। तो 119 x प्लस में कितना? 19। यही तो संख्या होगी, भाजक भागफल का मल्टीपल प्लस में शेषफल, तभी तो संख्या आएगी। अरे कोई संख्या थी, उसको 119 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा है? 19। तो भागफल कितना गया होगा? x गया होगा। ये संख्या क्या रही होगी? 119 गुणा में x प्लस में 19 ही तो रही होगी, ये संख्या रही होगी। अब कह रहा है कि इसी संख्या को अगर 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? तो 119 तो 17 का मल्टीपल है, तो ये तो कट ही जाएगा पूरा पूरा। अब भाग किस में देंगे? 19 में भाग देंगे, तो शेष कितना बचेगा? 2। अगर मान लीजिए यहां पे 119 की जगह 121 होता कि 121 को किसी संख्या से भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो हम यहां पे देख रहे हैं 121 है वो 17 का मल्टीपल नहीं है, तो ऐसे में हम इस सवाल को ज्ञात नहीं कर सकते थे। बात आ गई समझ में? यहां पे इसका पहले भाजक का दूसरे भाजक में मल्टीपल होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तभी हम शेषफल में भाग देते हैं। हर बार ये नियम लागू नहीं होता है दोस्तों, संख्या को ध्यान से देखिए। कई बार एग्जामिनर आपको घुमा देगा और आप गलत टिक करके आ जाएंगे, डायरेक्ट शेषफल में भाग देंगे। डायरेक्ट शेषफल में भाग देने का लॉजिक यही है कि जो पहला भाजक है वो दूसरे भाजक का मल्टीपल होना चाहिए, तभी आप शेषफल में भाग दे पाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई x बराबर है 7 माइनस 4√3 और आपसे पूछा है √x प्लस में 1/√x का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताओ x तो यही है, 1/x कितना होगा दोस्तों? 1/7 दोनों को जोड़ देते हैं पहले, तो 7 माइनस 4√3 प्लस में 1/7 ठीक है, इसका हर का परमेकरण कर लेते हैं, तो 7 प्लस में 4√3 बटे 7 प्लस में 4√3। ठीक है, तो ये तो नीचे क्या बचेगा? 0 बचेगा दोस्तों। तो यहां पे आपके पास बचता है 7 माइनस 4√3 प्लस में 1 का तो कोई लॉजिक नहीं, 7 प्लस में 4√3 ये आपके पास आएगा। तो ये तो कट गया, कितना आएगा यहां पे? 14 किसका मान है दोस्तों? जब हमने दोनों को जोड़ा, किसको? x प्लस 1/x को हमने जोड़ा है, यहां पे दोनों को जोड़ा ही तो है दोस्तों। तो दोस्तों आपके पास यहां पे क्या है? x प्लस में 1/x बराबर है 14। अगर यहां पे मैं 2 जोड़ देता हूं, इसमें भी 2 जोड़ देता हूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अब आप ये जब निकालेंगे, √x प्लस में 1/√x बराबर है ये 16 के। आपको ये रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुकेर करना पड़ेगा। ठीक है, आपसे जो पूछा है तो इसका सुकेर करना पड़ेगा, तो इसका भी इधर सुकेर होगा, इधर क्या निकलेगा? रूट निकलेगा, तभी ये आपका इक्वल हो पाएगा। तो अंत में जो आंसर आएगा √x प्लस में 1/√x का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा? 4 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांस का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है दोस्तों। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है कि √8 प्लस में √5 है, एक संख्या है। दूसरी है √7 प्लस में √6 है। तीसरी है √10 प्लस में √3। चौथी है √11 प्लस में √2। आपसे पूछा इनमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों? तो यहां पे मैं आपको डायरेक्ट लॉजिक बताता हूं कि जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं हैं,
जैसे ये दोनों संख्याएं हैं, इनको हम कैलकुलेट करते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूं। √8 प्लस √5 है और एक है मान लीजिए √7 प्लस में √6 है। इन दोनों में बड़ी कौन सी है? तो दोनों का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये आपको पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस में 5 प्लस में 2√40, ऐसे तो होगा। अरे 8 का √8 का स्क्वायर निकालेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर होगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इधर देखें तो 7 प्लस में 6 प्लस में 2√42। तो आप जानते हैं ये तो 8 5 13, 8 5 13, ये तो बराबर हो गया 13 13 से कट गया। अब आप मुझे बताइए 2√40 और 2√20 कौन सा बड़ा है? तो आप कहेंगे सर ये बड़ा है, तो संख्या भी ये बड़ी होगी। बात आ गई समझ में? यानी हम देख पा रहे हैं 8 5 7 6 ये तो बराबर है। तो हमने क्या देखा, प्रोडक्ट देखा। किसका प्रोडक्ट? भाई दो भी दोनों में समान ही है, दो को भी आप नेगलेक्ट कर लीजिए। आप देखिए मल्टीपल, 8 5 का मल्टीपल 40 है, 7 और 6 का मल्टीपल 42 है। तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो संख्या भी बड़ी। बात आ गई समझ में? तो ये नियम कब लागू होगा दोस्तों? जब यहां पे संख्याओं का योग बराबर होगा। ध्यान से देखिए यहां पे, क्योंकि क्वेश्चन बन गया एग्जाम में तो कई बच्चे गलत करके आएंगे। देखिए देखो यहां पे 8 और 5 कितना हो रहा है, 13। यहां पे 7 और 6 13, यहां पे 10 और 3 13, 11 और 2 13, यानी सभी जो संख्याएं दे रखी है उनका जो योग है वो बराबर है। तो ऐसे में करना क्या है, प्रोडक्ट की जांच कीजिए। तो इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, 40। इनका गुणा करेंगे 7 6 के 42, इनका करेंगे 10 3 30, इनका करेंगे 11 2 22। तो कौन सा प्रोडक्ट बड़ा है दोस्तों, ये। तो ये संख्या तो सबसे बड़ी हो जाएगी, ये वाली। सबसे छोटी पूछे तो सबसे छोटा ये है, तो √10 प्लस में √3, ये संख्या यहां पे क्या होगी, सबसे छोटी होगी। अगला सवाल देखिए क्या कह रहे दोस्तों, कि कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 120 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर 90 दिन में। ए प्लस बी मिलकर कर सकते हैं 72 दिन में, बी प्लस सी मिलकर कर सकते हैं 120 दिन में, ए प्लस सी कर सकते हैं 90 दिन में। तो भाई बेसिक काम कर लो, तीनों का एलसीएम ले लो, 360 आएगा। क्षमता निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 5, ये 3 और ये 4। तो यहां पे अगर मैं a प्लस बी प्लस सी निकालूंगा तो 5 3 8 4 12 का आधा हो जाएगा 6। अब आपसे पूछा क्या है, कि कह रहा है कि a अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए बी सी में से बी सी घटा दीजिए, तो बी सी कितना है, 3। तो a की जो क्षमता आ जाएगी, a की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3। टोटल काम है 360 का, इसकी क्षमता है 3, तो कितना दिन लगेगा, 120 दिन का टाइम यहां पे लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो ए अकेला इस काम को 120 दिन में कर पाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया तार 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरता है। यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना होगा। तो भाई एक तार था जो वर्ग के क्षेत्रफल में था, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल है वो आपको पता है a स्क्वायर होता है। तो वर्ग की जो भुजा आ जाएगी, वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 484 का रूट कितना आएगा, 22 सेंटीमीटर। अब आपको पता है वर्ग का परिमाप कितना होगा, 22 गुणा में 4 बराबर कितना, 88। और ये 88 किसके बराबर है दोस्तों, वर्त के परिमाप के। तो वर्त का परिमाप होता है 2πr, बराबर है कितने के, 88 के। तो सबसे पहले r निकालेंगे क्योंकि वर्त की पहले रेडियस निकलेगी ना। तो r का मान आ जाएगा 88/2 गुणा में 22 गुणा में 7। तो भाई 22 चौक 88, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि वर्त का जो एरिया होता है वो होता है πr स्क्वायर। तो 22/7 गुणा में 14 गुणा में 14, ठीक है। तो यहां पे काटेंगे 7 दूनी 14, यानी 22 गुणा में 28, तो आएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल था, कुछ नहीं था। वर्ग के क्षेत्रफल में तार था, तो सबसे पहले वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 22 सेंटीमीटर। अब वर्ग का जो परिमाप है वही तो वर्त की परिधि के बराबर, उसी तार को तो मोड़ा गया है दोस्तों। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा में भुजा 88 सेंटीमीटर, ये बराबर है वर्त के परिमाप के। तो वर्त की परिधि के,
ठीक है दोस्तों, वृत्त की परिधि परिमाप एक ही बात है। तो 2 पाई आर बराबर कितना है 88, तो रेडियस निकालेंगे कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर, तो रख देंगे 616 सेंटीमीटर यहां पे आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले लकड़ी के गोले में, एक लकड़ी का गोला था, ठीक है दोस्तों, ये गोला है लकड़ी का, ठीक है, सही नहीं बना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 सेंटीमीटर का इसका क्या है अर्धव्यास है। अब कह रहा है कि इस लकड़ी के गोले से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 30 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले, तो एक बात बताइए, जो लकड़ी का अर्धव्यास है वही तो इस दूसरे शंकु की हाइट होगी, उसकी हाइट 15 सेंटीमीटर दे रखी है। यहां से एक शंकु काटा गया है दोस्तों, ठीक है, यहां से क्या काटा गया है दोस्तों, एक शंकु काटा गया इस प्रकार से, ठीक है, ये शंकु काटा गया है। अब कह रहा है कि जो लकड़ी एक्स्ट्रा बच गई, जो एक्स्ट्रा है इसका प्रतिशत क्या होगा। तो एक बात बताइए, इस वृत्त के, इस गोले के आयतन में से अगर मैं शंकु का आयतन घटा दूंगा तो मेरे पास नष्ट हुई लकड़ी आ जाएगी, यस और नो। तो इसका प्रतिशत हम निकाल देंगे दोस्तों। तो देखिए गोले का क्षेत्र जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसमें से घटाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दोस्तों। ये गोले का आयतन है, ये शंकु का आयतन है, ठीक है, तो रख दीजिए 4/3 पाई आर कितने हैं दोस्तों, इसकी 15 ही तो है, तो 15 का क्यूब माइनस 1/3 पाई। अब शंकु का आधार व्यास दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो इसका क्या जाएगा 15 का 3 गुणा में हाइट भी कितनी है 15 है, तो आप यहां से काटेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 में 3 गई 1 बचेगा, तो यहां पे आपके पास बचेगा पाई गुणा में 15 की 3। ये नष्ट हुई है, ये लकड़ी है नष्ट हुई लकड़ी, ठीक है, नष्ट हुई लकड़ी है ये। अब इसका प्रतिशत पूछा, तो ये किसमें से नष्ट हुई है, इसमें से नष्ट हुई है। अरे इतनी लकड़ी नष्ट हुई है किसमें से, गोले की ही तो लकड़ी नष्ट हुई है, तो बटे में रख देंगे 4, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, बटे पाई गुणा में 15 की 3। और गुणा में प्रतिशत निकालने के लिए 100 करेंगे तो काट दीजिए आप, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा 25 बार, तो 25 गुणा में 3 कितना दोस्तों 75% लकड़ी यहां पे क्या हो जाएगी नष्ट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आपको पता है जो गोला है उसका व्यास, जो रेडियस है वो कितना है 15 है, और शंकु की हाइट कितनी है 15 है, इसका जो अर्धव्यास है वो कितना होगा, वो भी 15 होगा, क्योंकि पूरा जो व्यास है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखिए अगर इस गोले के आयतन में से मैं शंकु का आयतन घटा दूंगा तो मेरे पास ये जो खराब हुई लकड़ी है, जो नष्ट हो गई है, इसका मान आ जाएगा। तो हमने निकाल दिया पाई गुणा में 15 की 3। इतनी लकड़ी आपकी नष्ट हुई, किसमें से, इसमें से, तो भाई ये नष्ट हुई टोटल इतनी थी, गुणा में 100 निकालेंगे, प्रतिशत के लिए कितना जाएगा 75% का यहां पे मान आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सवाल भी बन सकता है आपके एग्जाम में। अच्छा एक बात बताता हूं मैं एक आपको, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट में इस वीडियो में कभी कई मॉक टेस्ट में क्या कहते हैं, सर पेपर बहुत आसान है, मॉक टेस्ट बहुत आसान आ रहा है। भाई ऐसा ही लेवल आएगा, और जिनको ये बहुत ज्यादा आसान लग रहा है ना, वही बच्चे पता क्या कहेंगे, जिस दिन पेपर होगा ना उसी दिन शाम को उनका कमेंट आएगा, सर दिल्ली पुलिस की अगली वैकेंसी कब आएगी, इसमें तो हमारी पार पड़ी नहीं। ठीक है दोस्तों, देख लेना आपके सामने ही। इसलिए मेहनत कर लो, फालतू की बातें करने में कम ध्यान दिया करो, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया करो। कोई भी क्वेश्चन आसान या हार्ड नहीं होता है, अगर हमें वो आता है तो हमें आसान लगता है। कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसको सवाल नहीं आता होगा, उसको वो हार्ड लग रहा होगा। ठीक है, अगर इतने ही हम तुर्रमखा होते कि हर क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर देते तो भारत में बेरोजगारी होती ही नहीं दोस्तों। बात आगे समझ में। तो इसलिए अपने अंदर अपनी जो वास्तविकता है उसको पहचानिए। हम क्या करते हैं, बाहर से आडंबर दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने होशियार हैं, क्योंकि लाइक अब यहां पे हम आपको देख तो नहीं पा रहे हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। तब तो आप ABCD जो भी कमेंट करोगे वही मान लिया जाएगा, आप जो कमेंट करोगे वही मान लिया जाएगा, लेकिन जो आपकी वास्तविकता है वो एग्जाम के बाद आ जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, स्टूडेंट की तरह सिंसियर तरीके से पूरी क्लास को देखते रहिए।
कह रहा है कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपए है, एक दुकानदार उस घड़ी को 2 क्रमिक बट्टे देकर 612 रुपए में बेचता है। यदि पहला बट्टा 10% का है तो दूसरा कितने का है। तो देखिए दोस्तों, आप या तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, भाई 800 रुपए की जो वस्तु है फाइनली 612 रुपए में बिकी, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया दोस्तों, तो 612 88, 188 का डिस्काउंट दे दिया कितने पर, 800 पर, तो 100 पर कितना, इसको रख दीजिए a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 के। इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपने पढ़ा होगा तो उससे इस सवाल को कर लीजिए, लेकिन इससे करेंगे ना तो ये पॉइंट में जाएगा और आपको ये फंसा देगा दोस्तों। ठीक है, तो हमें इस सवाल को ऐसे नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि सवाल के डाटा के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। पहला डिस्काउंट कितने का है दोस्तों, 10% का, यानी 800 रुपए वाली वस्तु पर 10% की छूट दे दी, यानी वो अपने 90% में बिकी होगी, तो कितने में बिकी दोस्तों, 720 रुपए में। पहले डिस्काउंट के बाद जो इस वस्तु का विक्रय मूल्य रह गया 720 रुपए रहा, एक और डिस्काउंट दिया गया, और एक और डिस्काउंट देने के बाद ये 720 रुपए वाली वस्तु आखिरकार 612 रुपए में बिकी। तो कितने का डिस्काउंट दे दिया दोस्तों, 108 का, कितने पर, 720 पर, तो 100 पर कितना। अब काट दीजिए, 12 ने 108, 12 6 के 72, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से कटेगा 5, तो कितना जाएगा, 15%। ठीक है, कितने का डिस्काउंट दिया दोस्तों, 15% का। हालांकि जो हमारा इक्विवेलेंट वाला जो सूत्र है उससे हम ऑप्शन की मदद लेके कर सकते हैं, बात आगे समझ में, ऑप्शंस का सहारा लेके हम कर सकते थे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां ए और बी एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चालों से चल रही हैं। इनके मिलने के समय पर दूसरी रेलगाड़ी ने पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय की दोस्तों। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है, दोनों ने समान समय दूरी तय की दोस्तों, यानी ट्रैवलिंग जो टाइम है दोनों का समान है। ए बी अगर 2 घंटे चली है तो बी भी 2 घंटे चली है। देखो ये स्टेशन थे, मान लीजिए ए और बी, ये स्टेशन ए था, ये बी था। एक ट्रेन इधर से चली यहां पे, एक ट्रेन चली यहां से इधर पे, ठीक है। अब देखा क्या किया, ये भी 2 घंटे चल के आई, ये भी उसी 2 घंटे चल के आई, लेकिन हमने देखा कि ये जो ट्रेन है इस ट्रेन से 120 मीटर ज्यादा चल के आई है, यही तो सवाल में दिया गया है, यानी टाइम कांस्टेंट है। तो टाइम अगर कांस्टेंट है तो जो रेशो, जो अनुपात स्पीड का होगा वही किसका होगा, डिस्टेंस का होगा। तो ट्रेन ए और ट्रेन बी, स्पीड का जो रेशियो दे रखा है, एक चल रही है 50 की स्पीड से, एक चल रही है 60 की स्पीड से, तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6। अरे 5:6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कितना ज्यादा चल रही है दोस्तों, ये बी एक ज्यादा चल रही है, एक बराबर कितना है, 120 के। टोटल दूरी पूछिए तो टोटल दूरी कितने, 6 और 5 11, तो 120 गुणा में 11 करेंगे आएगी 1320 किलोमीटर। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 1320 किलोमीटर की यहां पे दूरी है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। डायरेक्ट यहां पे कंसेप्ट लगता है, ये डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया, वैसे समझा दिया, नहीं तो डायरेक्ट ही है ये। ठीक है, डायरेक्ट 11 गुणा में 120 आपको करना था। और अगला सवाल है, किसी वस्तु को 12.5% की हानि के स्थान पे 12.5% के लाभ पे बेचने पर एक व्यक्ति को 13 रुपए ज्यादा प्राप्त होते हैं। यानी कि कोई 100 रुपए वाली वस्तु थी, उसको 12% की हानि पर बेचा, कितने में बेचा, 87.5% में। अगर ऐसा ना हुआ होता और इसको 12.5% की लाभ पर बेचा होता ना दोस्तों, तो इस व्यक्ति को 3 रुपए ज्यादा मिलते, तो 13 रुपए ज्यादा मिलते। तो 25% का गैप है, तो 25% बराबर है 13 के, टोटल ये 100% यानी गुणा 4, तो इसका भी गुणा 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 52 रुपए। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आएगा, 52 रुपए। ठीक है, तो ये था हमारा मैथ सेक्शन। आइए अब आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर सेक्शन की ओर। आइए दोस्तों कंप्यूटर सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर से नहीं है दोस्तों, बिट, बाइनरी, पेंसिल, माउस। तो आप सभी जानते हैं बिट, बाइनरी और माउस का संबंध तो कंप्यूटर से है, लेकिन पेंसिल का संबंध कंप्यूटर से नहीं है। ऑप्शन सी सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
आप जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे क्या कहते हैं? जो इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में डालते हैं दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। ऑप्शन डी सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल पर। कह रहा है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसे छूकर महसूस किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसे छूकर महसूस किया जा सकता है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, खालिस्तान में बटन और मेन्यू होते हैं जिनसे सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों का एक्सेस तेजी से होता है। खालिस्तान में बटन और मेन्यू होते हैं जिनसे सामान्यतः प्रयुक्त जो कमांड होती है ना उनका एक्सेस तेजी से होता है। तो क्या है दोस्तों? टूल बार। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि है, कोई त्रुटि आ जाए, कोई गलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दोस्तों बग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, DOS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DOS? तो दोस्तों आंसर आएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फॉर्म है किसकी दोस्तों? DOS की। अगला क्वेश्चन है, मोडेम, जो मोडेम होता है किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? तो दोस्तों मोडेम को हम फोन लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मोडेम सुना होगा ना, जैसे वाईफाई लगवाते हैं, फाइबर कनेक्शन लगवाते हैं तो मोडेम लगाते हैं, वो तो फोन लाइन होती है। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स क्या है? तो दोस्तों लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या एक सॉफ्टवेयर है या साइट है या एक ग्राफिक है? तो लिनक्स दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? तो पहले से अगर कोई कंप्यूटर ऑन है और उसको रीस्टार्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, शट डाउन ऑफ या लॉग इन? तो दोस्तों हम कहते हैं उसको वार्म बूटिंग। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाले सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। तो ये था हमारा कंप्यूटर सेक्शन दोस्तों। आइए दोस्तों रीजनिंग सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, सादृश्यता का। पहला है, धुआं का संबंध जो प्रदूषण से है, तो आपको पता है धुआं से क्या होता है? प्रदूषण ही फैलता है। वैसा ही संबंध आपको युद्ध का बताना है, किससे होगा? तो धुआं का जो नेगेटिव पॉइंट है वो है प्रदूषण, पॉजिटिव तो पता नहीं क्या है लेकिन नेगेटिव क्या है? प्रदूषण। तो युद्ध से क्या होगा दोस्तों? सीधी सी बात है, विनाश होगा। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? घंटा सेकंड से संबंधित है। तो आपको बताया जो घंटा है उससे छोटी इकाई होती है मिनट, मिनट से छोटी होती है सेकंड दोस्तों। यस और नो? तो इसी प्रकार कह रहा है कि तृतीयक है वो कहां से बना होगा? तो तृतीयक तो यहां से आएगा, यहां पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तो यहां पे क्या आएगा? प्राथमिक, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखें तो BEHK का संबंध बता रखा है YVSP से, वैसा ही संबंध आपको बताना है CFIL। CFIL का किससे होगा? तो ध्यान से देखा जाए तो B का विपरीत Y होता है, E का विपरीत V होता है, हाई स्कूल होता है और काला पानी होता है। तो इनका भी विपरीत रख देंगे XURO। ऑप्शन सी सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 5 का संबंध जो 36 से है वही संबंध आपको 6 का बताना है, किससे होगा? तो दोस्तों 5 से 36 कैसे बन सकता है? 5 से 36 बन सकता है 5 7 35 प्लस 1। तो अगर 6 7 42 प्लस में 1 करेंगे तो 43, तो ऑप्शन में नहीं है। यस और नो? तो फिर 5 से 36 कैसे बनेगा? तो 5 में हम 1 जोड़ दें और उसका स्क्वायर कर दें तो क्या 36 आ जाएगा? यस। तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 49। तो सवाल का आंसर कितना होगा? 49। अगला सवाल कह रहा है कि जो 182 है उसका संबंध बताना होगा, किससे होगा?
वैसा ही संबंध 210 का है किससे? 380 से। अब कैसे करें इनको? क्या इनका डबल है, कोई विशेष गैप है या क्या है दोस्तों? ये बहुत ही टेढ़ा सवाल यहां पे हो जाता है दोस्तों। करिए जरा आप, लगाइए दिमाग, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए आंसर क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए क्या आएगा। नहीं चलेगा ना दिमाग। देखिए यहां पे क्या है, हार्ड संख्याएं होती हैं, 8 3 11 2 1 3, ये योग का तो यहां पे चलेगा नहीं, मल्टीपल का भी नहीं चलेगा। अच्छा 210 के नजदीक कोई मुझे सुकेर नजर आ रहा है क्या? तो 210 से जस्ट छोटा जो सुकेर है वो 196 है, बड़ा तो 225 है। ठीक है, अगर मैं 15 का सुकेर करूं -15 करूं तो 225 -15, तो भी मुझे 210 यहां पे मिल जाएगा। दूसरा अगर मैं यहां पे करूं 14 का स्क्वायर -14 प्लस में 14, तो 196 प्लस में 14 भी बराबर कितना होगा? 210 होगा। यहां पे देखें तो अगर मैं इसको 20 का स्क्वायर -20 करता हूं तो 400 में से 20 घटाएंगे तो भी 380 आएगा। अगर मैं यहां पे 19 का स्क्वायर प्लस में 19 करता हूं, देखो 361 प्लस में 19 करेंगे तब भी आपका 380 आएगा दोस्तों। और इसके पास देखें तो ये हमें नजर आ रहा है 14 का स्क्वायर -14, 196 में से 14 माइनस कीजिए कि 182 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो 13 का स्क्वायर प्लस में 13, तो 169 में जब आप 13 जोड़ेंगे तब भी 182 आएगा। तो आप प्लस वाले से भी कर सकते हो, माइनस वाले भी से कर सकते हो। जब ऐसे सवाल में कोई लॉजिक ना लगे तो स्क्वायर का ही लॉजिक लगाइए, देखिए कि इन संख्याओं के पास कोई नजदीकी स्क्वायर है क्या है, तो अप्लाई कर दीजिए। या तो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, यहां पे दोनों तरफ से है। तो ये 13 का स्क्वायर प्लस में 13 कर लेते हैं, और इसको मैं कर देता हूं 14 का स्क्वायर प्लस में 14। ये है 19 का स्क्वायर प्लस में 19, यहां पे प्लस का ले रहे हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहां पे क्या होगा, देखो ये इसका संबंधित है तो ये इससे क्या होगा, 19 था तो यहां पे क्या होगा 18 का स्क्वायर प्लस में 18। 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस में 18। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 342। ठीक है, 342 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। आप ऐसे भी कर सकते हो 19 का स्क्वायर -19, 361 -19 कर लीजिए तब भी 342 यहां पे आएगा, अगर आप नेगेटिव ले रहे हो तो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन दिखावा यहां पे ज्यादा है सवाल में, बच्चा यहां पे गुमराह होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, एकदम से सवाल नहीं निकलेगा, या तो छोड़ेगा इसको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो है दिल्ली पुलिस में। इसलिए अगर सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग और मैथ में एक भी नंबर आपका नहीं कटना चाहिए। अगर रीजनिंग और मैथ में ही नंबर आपने कटवा लिया तो इसका मतलब सिलेक्शन से ही आपने टिकट अपना कटवा लिया दोस्तों। बात आगे समझ में? अगला सवाल यहां पे आकृति दे रखी है तो बहुत आसान है। देखो पहली और दूसरी को आकृति को ऑब्जर्व करें तो यहां पे सबसे पहले जो बीच वाली आकृति थी वो सबसे नीचे थी, तब अगली आकृति में सबसे बीच वाली सबसे नीचे आ जाएगी ये वाली, फिर आएगी ये पंचभुज जो ऐसे बनी हुई है ये वाली आ जाएगी, और सबसे ऊपर ये जो इस प्रकार की आकृति है ये वाली। ठीक है, ये जो बना हुआ है ना ये वाला, ये आकृति आपकी यहां पे बन जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा दिया है किसमें? ऑप्शन डी में, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल में क्या हुआ दोस्तों कि पहली आकृति को देखें तो यहां पे ट्रायंगल था अंदर, दूसरे में ट्रायंगल ब्लैक हो गया, तो तीसरी में आकृति में ब्लैक है तो चौथी आकृति में क्या होगा? ब्लैंक हो जाएगा, और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, ऊपर से नीचे नहीं हुआ, सेम है। ट्रायंगल का केवल कलर चेंज हुआ, पहले में ब्लैंक था दूसरे में ब्लैक हुआ, तीसरे में ब्लैक है तो चौथे में क्या होगा? ब्लैंक होगा। ऐसा केवल ऑप्शन बी में ही दिया गया है, तो ऑप्शन बी सवाल का आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, रिपीटेड सीरीज का ये सवाल है, और रिपीटेड सीरीज में दोस्तों यहां पे दे रखा है एन एम एम एन, फिर स्पेस है एम एम एन एन, फिर स्पेस है, फिर एम एन एन एम है, और फिर स्पेस है दोस्तों। तो यहां पे ग्रुपिंग कर लेंगे, लेटर गिने यहां पे तो 4 8 12 और 16 लेटर है, तो 4 4 की ग्रुपिंग कर दीजिए, 1 2 3 और ये 4 दोस्तों। अब देखिए
यहां पे भी लास्ट में m है, यहां भी लास्ट में m है, यहां भी लास्ट में m है, तो यहां भी क्या कर देते हैं, लास्ट में m कर देते हैं। अब डबल n डबल m, पहला लेटर यहां पे भी n है, यहां भी n है, यहां भी n है, तो यहां भी क्या रहेगा, n रहेगा। देखिए डबल n डबल m, डबल n डबल m, तो यहां भी क्या आएगा, n आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। क्या फिल किया दोस्तों, n n m m दोस्तों, ये आपने फिल किया है। तो ऑप्शन ए सवाल का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते अगले सवाल पर। कह रहा है कि हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ और व्हेल में इसमें क्रम से बताना है, सार्थक क्रम में क्या आएगा दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले मच्छर आएगा, तो इसका मतलब मच्छर नंबर 3 पर सबसे पहले आएगा। फिर मच्छर के बाद आएगा दोस्तों बिल्ली यानी नंबर 2, फिर बाघ आएगा नंबर 4, फिर आपका हाथी आएगा, और सबसे बड़ी क्या होगी, व्हेल होगी। तो 3 2 4 1 5 ये क्रम रहेगा। ऑप्शन सी सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, तो यहां पे जो आपको मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें आप देख रहे होंगे ध्यान से, अगर ऑब्जर्व करें तो यहां पे आपका लिखा हुआ है 25, 27, 23 है, 4 4 है यहां पे ग्रुपिंग, ठीक है। 23 भी है यहां पे, और यहां पे है 30, ठीक है। यहां पे एक ग्रुपिंग और कर देते हैं। यहां पे 21 है, 33 है, क्वेश्चन मार्क यहां पे बताना है, और ये 36 है दोस्तों। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो दोस्तों देखिए 25 से कितना हुआ है, 23, 23 से घट रहा है 21, तो 21 से कितना घटा होगा, 19, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। दूसरे में क्या हो रहा है, 33 से 30 हुआ, 33 से 27, देखो 36, 33, 30, 3, यानी एक तरफ से घट रहा है, एक तरफ से बढ़ रहा है। यहां से देखें 36 से 3 घटा, 19 से 21 हुआ, 33 से 30 हुआ, 21 से 23 हुआ, फिर 30 से 27 हुआ, 23 से 25 हुआ, एक बढ़ रहा है घट रहा है दोस्तों। तो सवाल का आंसर आ जाएगा 19, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल में क्या हो रहा है दोस्तों, क्रॉस में यहां पे नंबरिंग है, और इनके बीच में लिखा हुआ है 23, दूसरे में है 54, और तीसरे में आपको बताना है क्या आएगा दोस्तों। तो अगर यहां पे ऑब्जर्व करें तो हो सकता है भाई 5 का गुणा 1 से करेंगे, 5 एकम 5, और 4 गुणा में 3 12, तो 12 और 5 17 होते हैं, अंदर लिखा हुआ है 23, तो नहीं बनेगा। आप ऐसे कर लीजिए, 5 3 15 करें, 4 एकम 4 करें, तो 15 और 4 19 होगा, ये भी नहीं बनेगा। अगर हम ऐसे करें दोस्तों 5 गुणा में 4 प्लस में 3 गुणा में 1, तो आएगा 20 प्लस में 3 बराबर कितना, 23, तो अंदर भी कितना लिखा हुआ है, 23 लिखा हुआ है। इसी प्रकार 7 गुणा में 6 करें और 3 गुणा में 4 करें, तो भाई 42 प्लस में 12 बराबर कितना होगा, 54। तो सेम कर देंगे, 11 गुणा में 2 प्लस में 9 गुणा में x बराबर कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो 11 दूनी 22 में कितना जोड़े कि 40 आ जाएगा, 18, तो 9 का कितने से गुणा करेंगे कि 18 जाए, तो x का मान यहां पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, 7 है, फिर 49 है, 98 है, और ये 140 है दोस्तों। यहां पे देखें 21 था, 441 है, 882 है, और यहां पे 1302 है। यहां पे 15 से 225 हुआ, और ये 225 का डबल है 450, यहां पे क्या आएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर यहां पे आप देखें ध्यान से, तो ये तो स्क्वायर है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका डबल है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 140 हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो 7 का कितने में गुणा करें कि 140 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 7 गुणा में 20 करने पर आपका 140 आएगा। क्या यहां भी 20 से गुणा करने पर 1302 आएगा, नहीं आएगा। तो ये 20 आया कहां से, तो 20 दोस्तों आया है 7 और गुणा में 7 गुणा में 3 माइनस 1 करने से। इसका 7 का 3 गुणा किया और माइनस 1 किया, यानी जब 7 गुणा में आप 22 करेंगे, 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। सेम क्रम दिखाइए, अब यहां भी सेम करना है। 21 का गुणा 21 गुणा में 3 माइनस 1 से करेंगे, तो 21 गुणा में कितना करेंगे, कितने 63 माइनस 1 62 से, तो आएगा 1302। बात आ गई समझ में। सेम काम यहां पे करेंगे, 15 का गुणा तो करेंगे, लेकिन 15 गुणा कितने में करेंगे, 15 3 45 माइनस 1 से, 15 गुणा में 44, तो 15 चौके 60, असल पाई 6, 660 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी सवाल का आंसर होगा 660। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर भी किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है अभी तक दोस्तों। ठीक है, जो टारगेट है वो डेफिनेटली पूरा होगा। जो मॉक टेस्ट हम बता रहे हैं आपको 100 मॉक टेस्ट करवाएंगे, तो ये 13 नंबर मॉक टेस्ट उसका चला हुआ है। अभी हम आपको 3-3 मॉक टेस्ट देने वाले हैं, टारगेट पूरा हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में कॉन्सिक्वली CONSCIOUSLY को लिखा हुआ है PEB NPJ NPJ EXN EXN और KM, और आपसे पूछा गया है उसी सांकेतिक भाषा में सोयल को क्या लिखा जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये आई है यहां पे। आप देखिए जो लेटर यहां पे आए हैं, क्या ये पहले प्रयोग हो चुके हैं? बिल्कुल। तो जो कोडिंग पहले रही है ना वही यूज कर दीजिए। एस के लिए क्या था? एन था। ओ के लिए यहां भी है, यहां भी ई है, तो यहां भी ई आएगा। आई के लिए क्या है दोस्तों? यहां पे जे है तो एन ई जे, और एल के लिए क्या है? के है, तो एन ई जे के। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं है दोस्तों। रीजनिंग ऐसी ही आएगी, 25 में से 25 नंबर हर बच्चा ले सकता है अगर थोड़ा सा भी ध्यान से रीजनिंग को करता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक चूहा पूर्व की ओर दौड़ता है, कितना भाई? 20 मीटर। मान लेते हैं यहां से चलना स्टार्ट किया, पूर्व की ओर गया, कितना भाई? 20 मीटर। फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। नीचे की ओर आता है, कितना चलता है? 10 मीटर। फिर कह रहा है कि दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, 9 मीटर चलता है, तो यहां से दाएं फिर से चलेगा, 9 मीटर चला भाई। यहां से क्या करता है? बाएं मुड़ता है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और 5 मीटर चलता है दोस्तों, 5 मीटर चला, यहां पे आ गया चूहा, ऐसे मुंह है उसका। फिर वह बाएं मुड़ता है, 12 मीटर चलता है, तो ऐसे चलेगा ये, 12 मीटर यहां पे गया, मान लीजिए 12 मीटर। चूहा ऐसे है, 12 मीटर आया है। अंत में बाएं मुड़ता और 6 मीटर चलता है, तो अंत में बाएं का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे चल रहा है, ऐसे जा रहा है चूहा। तो कह रहा है कि अब उसके सामने कौन सी दिशा है? तो ये दिशा कौन सी दोस्तों? उत्तर है। तो सवाल का आंसर क्या जाएगा? उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। ठीक है दोस्तों, सवाल में कुछ भी दम नहीं है, केवल दिखावा है दोस्तों। लास्ट में आपसे डायरेक्शन ही पूछे तो डिस्टेंस का तो यहां पे कोई मतलब ही नहीं था, राइट लेफ्ट हम यहां पे निकाल सकते थे। ठीक है, अगला सवाल ब्लड रिलेशन से है। सीता अशोक की भतीजी है। ठीक है भाई, तो सीता अशोक के भाई की पुत्री है, यस और नो? भतीजी और भांजे में फर्क होता है, भाई का लड़का भतीजा, भाई की लड़की भतीजी लगती है। अच्छा आगे देख लेते, अशोक की माता कौन है? लक्ष्मी है। तो ये अशोक है दोस्तों, अशोक का मेल पर्सन, अशोक की माता कौन है दोस्तों? लक्ष्मी है। माता है फीमेल पर्सन, सर्कल का निशान। कल्याणी है वो लक्ष्मी की माता है, तो कल्याणी माता है किसकी दोस्तों? लक्ष्मी की भी। तो एक बात बताइए, कल्याणी जो है अशोक की क्या लगती है? नानी लगती है, मां की मां नानी लगेगी। कल्याणी का पति गोपाल है, तो ये गोपाल है भाई जो कल्याणी का पति है। ठीक है, अच्छा जी। पार्वती गोपाल की सास है, तो सीता का गोपाल से क्या संबंध है? ठीक है, सीता है कौन दोस्तों? सीता है अशोक का भाई है कोई और उसकी पुत्री है, ये है सीता। अरे भाई की पुत्री ही तो भतीजी लगती है दोस्तों, तो सीता है अशोक की भतीजी, तो अशोक के भाई की पुत्री है सीता। एक बात बताइए, अगर अशोक की माता लक्ष्मी है तो इस व्यक्ति की जो सीता का पिता है इसकी भी माता कौन होगी? लक्ष्मी। तो एक बात बताइए, कल्याणी है वो इस व्यक्ति की क्या लगेगी? नानी लगेगी, और ये क्या लगेगा? नाना। यानी गोपाल है वो अशोक का नाना लगता है, यस और नो? तो गोपाल है ये सीता का क्या लगेगा? यानी सीता है गोपाल की क्या लगेगी? तो गोपाल की पुत्री की पुत्र की लड़की है सीता। यानी अगर मैं गोपाल हूं तो सीता पता है कौन है? मेरी पुत्री है लक्ष्मी, और उसका लड़का है अशोक का भाई, और उसकी पुत्री है सीता। तो क्या लगती है दोस्तों? एक प्रकार से ग्रेट ग्रांड में चली जाती है, पड़पोती के समान। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे पड़पोती आएगा ऑप्शन सी। सीता जो गोपाल की पड़पोती लगती है, क्योंकि यहां पे लक्ष्मी का पुत्र ये, तो ये कौन लगता है? लक्ष्मी का दोहिता लगता है। मेरी पुत्री का पुत्र है
दोहिता, और दोहिते की लड़की पड़पोती, ग्रेट ग्रांड सन दोस्तों, ठीक है, या ग्रेट ग्रांड डॉटर, तो पड़पोती, ठीक है, क्या लगेगी दोस्तों, पड़पोती लगेगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो ये सवाल आते हैं दोस्तों थोड़े से घुमावदार, जो कि आदमी का दिमाग थोड़ा सा हिले, थोड़ा टाइम ले, और एग्जाम का टाइम जो है वो निकल जाए, बस इतना ही प्रयास होता है। अगला सवाल कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में निहित है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं, तो क्लियर नजर आ रहा है, ऑप्शन डी में ही निहित है दोस्तों। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, आकृति को पूरा करना है। तो देखो एक, यहां पे आकृति को ध्यान से देखेंगे तो पहले में एक है बिंदु, फिर दो है, अच्छा एक जो बिंदु है राइट की ओर है, दो है वो लेफ्ट की ओर है, तीन लेफ्ट की ओर है, तो यहां पे क्या रहा होगा दोस्तों, चार किस तरफ आएगा, राइट की ओर। तो राइट की ओर बिंदु होना चाहिए, ये इस प्रकार से बनेगी, ठीक है, ये है आपका, और राइट की ओर यहां पे बिंदु आनी चाहिए, और यहां पे केवल ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी ही आपका सवाल का आंसर आ जाएगा, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सभी भिखारी गरीब हैं, ये स्टेटमेंट है। यदि कथन सत्य है तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष सही है। जितने भी भिखारी है ना दोस्तों, जितने भी भिखारी हैं, सभी भिखारी क्या हैं दोस्तों, गरीब हैं। अगर सभी भिखारी गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि जितने भी गरीब हैं वो सारे के सारे भिखारी। हां, आपने पढ़ रखा होगा ना, अंदर से बाहर तो हम सम पढ़ सकते हैं और ऑल भी पढ़ सकते हैं, बाहर से अंदर केवल सम पढ़ सकते हैं और वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो सारे भिखारी गरीब हैं तो कुछ भिखारी भी गरीब हैं, लेकिन सारे के सारे गरीब लोग भिखारी नहीं हैं। हां, गरीबों में से कुछ लोग भिखारी हो सकते हैं। अब पहला देखिए, वह सभी जो गरीब हैं क्या वो भिखारी हैं, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, मैं पहले बता चुका। दूसरा कह रहा है कि यदि ए अमीर है तो क्या ए भिखारी नहीं है। अब अमीरों की तो बात ही नहीं हुई, हमें तो भिखारी और गरीबी के बीच में संबंध दे रखा है, तो अमीर कोई गरीब भिखारी है नहीं है, तो हम नहीं बता सकते। दूसरा कह रहा है कि ए अमीर नहीं है तो भिखारी है नहीं है। भाई यदि ए है वो अमीर नहीं है तो इसका मतलब वो गरीब है, और गरीब कुछ लोग भिखारी हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। तो यहां पे नंबर 3 में नहीं है, गरीब है, अमीर तो नहीं है, लेकिन वो भिखारी नहीं है या भिखारी है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा जी, यदि ए भिखारी है, यदि ए भिखारी है तो ए अमीर नहीं है, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि जितने भी भिखारी हैं सारे गरीब हैं, वो अमीर नहीं हो सकते। तो यहां पे निष्कर्ष है वो ऑप्शन डी ही सही है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, पेपर फोल्डिंग और कटिंग का यहां पे सवाल दिया गया है, और सबसे आखिरी में जो आकृति है करेगा इसको ओपन करें, तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति यहां पे बढ़ सकती है ये आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो प्रश्न आकृति सबसे लास्ट में बनी हुई है इसको बढ़ा लेता हूं। तो आपको ये जो कॉर्नर में ऐसी आकृति दिख रही होगी, ये वाली आकृति आपको दिख रही है, एक कट यहां पे है और एक कट यहां पे है। अब इसको नीचे से लेफ्ट टू राइट ओपन करेंगे, तो पहले इसको ओपन करेंगे ऐसे दोस्तों, ठीक है, ये यहां से ऐसे चला जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे, तो ये कट जितना लेफ्ट में उतना ही राइट में आ जाएगा यहां पे, और ये आपका पूरा हो जाएगा। अब इसको ऊपर की ओर ओपन करेंगे तो ये सर्कल है आपका पूरा हो जाएगा। अब आपको बताइए, ये तो नीचे की ओर है, ये यहां पे है, ठीक है, ये जो नीचे अधूरा है ये ऊपर की ओर कवर हो जाएगा, ये जो नीचे है ये ऊपर की ओर कवर हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो ऐसी आकृति आपकी बनेगी। तो ऐसा दे रखा है, बीच में कुछ भी नहीं बनेगा। अच्छा दोस्तों, बीच में भी कट है, यहां पे थोड़ा सा बीच में यहां पे कट है थोड़ा तिरछा, तो ये यहां पे राइट में चला जाएगा, फिर ऊपर ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे बनेगा दोस्तों, ठीक है, ऐसा दे रखा है किसमें, ऑप्शन ए में। तो यही सवाल का आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी 7 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं दोस्तों। इनका मुंह कौन सी दिशा में है दोस्तों, पूर्व दिशा में है। तो पूर्व दिशा तो आप जानते होंगे कौन सी होगी दोस्तों, जो आपकी राइट की तरफ है वही पूर्व दिशा है,
ठीक है, पूर्व दिशा ये होती है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इस तरफ फेस करके 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए सी है वो डी के एकदम दाएं है, तो डी मान लीजिए यहां पे बैठा है दोस्तों, तो इसका दायां किस तरफ होगा, ये होगा। तो सी है वो डी के एकदम दाएं बैठा है। अच्छा जी, बी पंक्ति के एकदम छोर पे बैठा और ई के पास बैठा है, तो बी ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। अच्छा जी, अच्छा डी है वो दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पे है, तो यहां पे 1 2, ये जो तीसरा डी है ना, ये दक्षिणी छोर से तीसरे नंबर पे है। तो भाई तीसरे पे कब होगा, जब इसके नीचे एक व्यक्ति पहला दूसरा तीसरा, यहां पे डी है, पहला दूसरा तीसरा, डी है वो तीसरे नंबर पे है। अब ये सवाल बस में आ जाएगा, ठीक है। देखिए बी पंक्ति के एकदम छोर पे बैठा और उसके पास ई बैठा है, जी ई और एफ के बैठ में। अगर यहां पे बी को आप यहां पे बैठाओगे तो आपका जी है वो ई और एफ के बीच में नहीं आ पाएगा, क्योंकि बी है वो ई के पास बैठा है। तो जाहिर सी बात है बी यहां पे बैठा है, इसके साथ ई बैठा है, ई और एफ के बीच में कौन बैठा है दोस्तों, आपका एक और मित्र बैठा है, कौन, जी। 1 2 3 4 5 6, एक व्यक्ति बचेगा कौन सा, दक्षिणी छोर से डी तीसरा, पहला दूसरा तीसरे स्थान पे है, तो यहां पे एक व्यक्ति और आ जाएगा, कौन आ बच गया, ए, तो ए यहां पे आ जाएगा। सवाल पूछा है कि वे व्यक्ति जो एकदम छोर पे हो कौन से, तो ए है और बी है, तो ऑप्शन बी सवाल का आंसर आ जाएगा। ए और बी दोनों ही छोरों पर बैठे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अरेंजमेंट है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आप खुद भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कुछ ट्राइंगल्स वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा समझाने के लिए डायग्राम बना देता हूं। ये बड़ा त्रिभुज है, कह रहा है कि बड़ी त्रिभुज कलाकारों को दर्शा रही है, ये दर्शाती है भाई कलाकार, ठीक है। फिर है एक ट्राइंगल दोस्तों, ये कोई ट्राइंगल है और त्रिभुज, छोटी त्रिभुज दर्शा रही है वैज्ञानिक, यानी विज्ञानिक, विज्ञानी लिख लेते हैं। आयत और सर्कल, तो एक आयत बना हुआ है दोस्तों यहां पे, ये आयत दर्शा रहा है किसको दोस्तों, ये आयत, ये बाहर नहीं है दोस्तों, ये ऐसे है दोस्तों, ठीक है। आयत थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलो। आयत है, ये दर्शा रहा है किसको दोस्तों, आयत में कौन है, नर्तक, और इसके अंदर एक सर्कल और है यहां पे। सर्कल दर्शाता है दोस्तों डॉक्टरों को, ये सर्कल है, ये डॉक्टर को दर्शा रहा है, ठीक है। ये है डॉक्टर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर लेटर लिखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। ए यहां पे है, ए यहां पे है, एफ यहां पे है, डी यहां पे है, ठीक है। और अंदर दोस्तों ये बी है यहां पे, ठीक है, बी, और यहां पे जी एच, ये जी है, ये एच है, एल है, और ये भी आपका जी है, यहां भी जी है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए पहला सवाल, चित्र के संदर्भ में कौन सा अक्षर कलाकारों को दर्शाता है जो डॉक्टर और नर्तक है। यानी ऐसा आपको डायग्राम देखना है जो कलाकार हैं, नर्तक हैं और डॉक्टर हैं। तो कलाकार है ये त्रिभुज वाले, डॉक्टर हैं ये वर्त वाले, और नर्तक हैं ये आयत वाले। तो ऐसा लेटर जो तीनों में कॉमन है। तो आप देख रहे हैं जो जी है ये आपका कलाकार में है, बिल्कुल। क्या ये डॉक्टर है, बिल्कुल। क्या ये नर्तक है, बिल्कुल। अच्छा जी, इस जी को देखें तो क्या ये जी नर्तक है, नहीं है। एच जो है, क्या ये आपका एच जो है ये चारों में है। तो आपसे पूछा क्या है दोस्तों, आपसे इन तीनों के बारे में बात की गई, तो पहले सवाल का आंसर आ जाएगा। देखो चित्र के संदर्भ में कौन सा अक्षर कलाकारों को दर्शाता है जो डॉक्टर और नर्तक हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों वैज्ञानिकों के लिए मना नहीं किया गया है, बात आ रही समझ में। यहां पे पूछा है कि कितने कौन सा अक्षर है जो कलाकार हैं, डॉक्टर हैं और नर्तक हैं। तो ऐसा लेटर जो इनमें तो कॉमन हुई। तो एच हम देखें, कलाकार है, बिल्कुल है। क्या एच डॉक्टर है, बिल्कुल है। क्या एच नर्तक है, बिल्कुल है। तो एच तो सर आप कहेंगे वैज्ञानिक भी है, तो वैज्ञानिक के लिए मना नहीं किया गया है, ठीक है। हो भी अगर ऐसा होता तो क्लियर लिखा होता। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो एच आएगा दोस्तों, गलती मत कर देना। आप जी करके आओगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगला सवाल,
को देखो, अब आगे देखो क्लियर लिखा हुआ है कि कौन सा अक्षर उन अक्षर, देखो कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो ना तो वैज्ञानिक है ना ही डॉक्टर है। ऐसे कलाकार ना तो डॉक्टर होने चाहिए ना ही वैज्ञानिक होने चाहिए। तो आप देखें ये जो बी है ये कलाकार है बिल्कुल, ना तो ये वैज्ञानिक है ना ही डॉक्टर है, तो ये तो बी आएगा, एक तो बी आ जाएगा। अच्छा दूसरा, यहां पे देखें ए, तो एक कलाकार है ना डॉक्टर है ना वैज्ञानिक है, ये नर्तक भी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते, ठीक है। अच्छा जी, और इस एक को देखें तो ये ना डॉक्टर है ना वैज्ञानिक है, नर्तक है कि नहीं है उसका नहीं दे रखा, यहां पे दे रखा है कि कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो ना वैज्ञानिक है ना ही डॉक्टर है, यानी वैज्ञानिक और डॉक्टर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी है चलेगा। तो यहां पे ए बी हमारा आंसर आएगा, तो ए व बी यानी ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल, कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक भी है और डॉक्टर भी है। कलाकार जो नर्तक डॉक्टर दोनों है, ठीक है। तो यहां पे देखिए जी नर्तक भी है डॉक्टर भी है, ये जी है ये नर्तक नहीं है दोस्तों, एच जो है ये नर्तक भी है ये डॉक्टर भी है और कलाकार भी है, तो जी और एच ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है ना जो डॉक्टर है ना वैज्ञानिक है ना ही नर्तक है, केवल कलाकार होना चाहिए। तो आप जानते हैं सभी से पहले ए आएगा, यहां पे ए ही केवल कलाकार है, ठीक है। कौन सा अक्षर उन वैज्ञानिक को दर्शाता है जो कलाकार नहीं है, तो वैज्ञानिक जो कलाकार नहीं है, ठीक है। तो देखो डी है वो वैज्ञानिक है लेकिन कलाकार भी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, केवल एफ, एफ जो ऐसा वैज्ञानिक है जो कलाकार नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एल भी कलाकार है एच भी कलाकार है, तो इसका आंसर क्या आएगा, केवल एफ आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये थी हमारी रीजनिंग। आइए अब आगे बढ़ते हैं जीके की ओर। तो जीके सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है कि प्रोटीन खालिस्तान का एक अभिन्न अंग है, एंजाइम, कोशिका झिल्ली, एंटीबॉडी या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन जो है एंजाइम, कोशिका झिल्ली और एंटीबॉडी सभी का ही एक महत्वपूर्ण भाग होता है, अभिन्न अंग होता है। दोस्तों मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है, ठीक है दोस्तों। प्रोटीन सोयाबीन में 42% मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं हृदय के लिए हम करते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है दोस्तों। हमारे धड़कन की जो हृदय की जो धड़कन है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के कारण ही चलती है, ठीक है। तो हृदय रोगी से संबंधित डॉक्टर ईसीजी कराने की सलाह देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय है। तो कौन सा आप में इसमें अम्लीय बताना है, विकल्पों में सभी टमाटर, संतरा, नींबू, तो आप सभी जानते हैं तो तीनों ही अम्लीय हैं, खट्टे पदार्थ हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं दोस्तों, संसार की छत, पहाड़ियों का राजा, नीला पर्वत या चाय का खजाना। तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों को दोस्तों नीला पर्वत भी कहा जाता है, ब्लू माउंटेन के नाम से इनको जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियां भारत के तमिलनाडु राज्य का प्रमुख पर्यटक स्थल भी है दोस्तों, ठीक है। और नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थान भी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको पता है डोडा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो यह भी पूछा जा सकता है कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेट्टा, 2637 मीटर। अगला क्वेश्चन है, बिना भुजे चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों बिना भुजे चूने को हम रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी, ठीक है। वाशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि खालिस्तान एक प्रदान करने वाला पौधा है, ठीक है। तो यहां पे एक मिसप्रिंट है, एक तेल यहां पे आएगा, एक तेल। खालिस्तान एक तेल प्रदान करने वाला पौधा है। तो आप सभी जानते हैं इनमें से हम मूंगफली से ही तेल निकालते हैं, तो मूंगफली एक तेल प्रदान करने वाला पौधा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है।
तो दोस्तों सल्फर एक बहुपरमाणुक होता है, ठीक है। द्विपरमाणुक का उदाहरण है Cl2H2N2, ठीक है दोस्तों। तो सल्फर इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है, बताइए जरा। तो दोस्तों खांडवी गुजरात का एक प्रचलित पकवान है। इसे महाराष्ट्र में भी देखा जाता है। यह बेसन और दही से बनाया जाता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, गुजरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डेयरी उत्पाद नहीं है, मलाई, गुड़, खोया और पनीर। तो डेयरी से हम मलाई भी प्राप्त करते हैं, खोआ और पनीर भी, लेकिन गुड़ है वो डेयरी का उत्पाद नहीं है दोस्तों, इसे हम ईंख से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं केंद्रीय चावल या धान अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा राज्य में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, कटक उड़ीसा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का जो गौरव है वो सुचित्रा कृपलानी को मिला है। ये हरियाणा के अम्बाला जिले की रहने वाली थी, ठीक है। और 1963 में ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जबकि सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज नहीं है, राई, सरसों, मक्का और जौ। तो दोस्तों सरसों है वो अनाज की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। ये एक बीजपत्री परिवार से होते हैं। अनाज में जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के गुण होते हैं। अनाज का अंग्रेजी शब्द सेरियस रोमन देवी सेरेस के नाम से लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, शुक्र ग्रह, ठीक है दोस्तों। और सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है, शुक्र है दोस्तों। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। और दोस्तों शुक्र के पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुलाम वंश से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इल्तुतमिश तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बलबन है, ये भी गुलाम वंश का ही है, ठीक है। कैकुबाद ये भी गुलाम वंश का है, लेकिन हमीर गुलाम वंश का नहीं है। हमीर देव रणथंबोर के प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे, ठीक है। और हमीर देव ने 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी। तो आप सभी जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्कॉटलैंड के निवासी थे और इन्होंने लिसोजाइम की एंटीबॉडी की दवाई की खोज की थी दोस्तों, ठीक है। और इन्हें 1945 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला दोस्तों। तो इनका जो आंसर आएगा पेनिसिलिन, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई सूत्र क्या है दोस्तों। तो दोस्तों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक है nm2k2, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से अर्थव्यवस्था खालिस्तान के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं किसी और लैंग्वेज में, तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान के अणुओं के बीच आकर्षक बल अधिकतम होता है। तो दोस्तों ठोस के अणुओं के बीच में है ना आकर्षक बल है वो अधिक होता है, इसीलिए वो चिपके होते हैं, जबकि गैस में सबसे कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द टेनिस में उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों स्लैम डंक ये एक बास्केटबॉल खेल से संबंधित है और बास्केटबॉल में एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, ठीक है।
तो यहाँ पे सेकंड सर्व, ड्यूज और वोली ये तीनों टेबल्स टेनिस से संबंधित हैं, जबकि स्लैम डंक टेनिस से संबंधित नहीं है, इस बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, काली खासी को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं काली खासी को हम पेट्रुअस भी कहते हैं, ठीक है, पेट्रोसिस, ठीक है, पेट्रोसिस है ये, पेट्रोसिस, ठीक है। यह एक जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया से होने वाली है, ठीक है। इसे वुपिंग कफ भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय परिषद, दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को हुई थी इसकी स्थापना। यह एक कार्यकारी निकाय है और संवैधानिक नहीं है ये, और प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, टेस्ट मैच में भारत के लिए शतक बनाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? तो दोस्तों टेस्ट मैच में सबसे पहला शतक लगाने वाले क्रिकेटर थे लाला अमरनाथ, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे उन्नतोदर चांद कहा जाता है, ग्रिबस मून, ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। और चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यह आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है दोस्तों CaOCl2, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। इसे कैल्शियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। इससे पानी को शुद्ध किया जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों राजा रवि वर्मा एक विख्यात चित्रकार हुआ करते थे, ठीक है। इन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्र को चित्रण किया है। रवि वर्मा का जन्म केरल के किल्ली मानूर स्थल पे हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? तो दोस्तों PK बनर्जी अर्जुन पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले फुटबॉलर थे। इनका उपनाम पादंकु या सोकर कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों पहला विश्व कप फुटबॉल विश्व कप दोस्तों उरुग्वे ने जीता था 1930 ईस्वी में, ठीक है। और PK बनर्जी को 1961 में अर्जुन पुरस्कार फुटबॉल के क्षेत्र में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बॉडी बिल्डर कौन थे? तो दोस्तों मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बॉडी बिल्डर थे वो थे मनोतोष रॉय, ऑप्शन ए। इन्होंने 1951 में यह पुरस्कार जीता दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और तारे उनमें खालिस्तान की उपस्थिति की वजह से चमकते हैं। तो सूर्य और तारे दोस्तों उनमें स्थित प्लाज्मा के कारण चमकते हैं। चमक की बात हो रही है दोस्तों, तो प्लाज्मा के कारण चमकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न करों में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, एकत्रित किया जाता है और उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट जो कर है वो केंद्र सरकार द्वारा ही यानी एकमात्र उसका कंट्रोल केंद्र सरकार पे ही होता है। अगला क्वेश्चन है, 2019 में भारत रत्न प्राप्तकर्ता इनमें से कौन नहीं है? तो दोस्तों 2019 में जो भारत रत्न मिला है प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को संयुक्त रूप से मिला है। तो यहां पे ऑप्शन डी यहां पे अलग हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय।
अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया था। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो देश के सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस दीवा यूनिवर्स 2020 निम्न में से कौन चुनी गई है? तो दोस्तों मिस दीवा यूनिवर्सिटी 2020 का चुनाव जो है विजेता रही हैं एडलिन क्रिस्टी कैस्टोनिलो। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 35वां आसियान शिखर सम्मेलन अक्टूबर नवंबर 2019 में कहां आयोजित किया गया था? तो दोस्तों 35वां आसियान शिखर सम्मेलन अक्टूबर नवंबर में 2019 में दोस्तों थाईलैंड में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देश की सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं अभी तक वर्तमान में सबसे तेज जो चलती है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का कब तक मानव के अंतरिक्ष उड़ान का लक्ष्य है? तो दोस्तों भारत सरकार का 2022 तक मानव के अंतरिक्ष उड़ान का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन यानी पहाड़ों पर पुनर्जन्म, तो ये किताब दोस्तों अरुणिमा सिन्हा के द्वारा लिखी, यानी उनकी ये ऑटो स्क्रिप्ट है, यानी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोच रमाकांत आचरेकर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, खालिस्तान के शिष्य निम्न में से कौन नहीं रहे हैं? तो प्रसिद्ध क्रिकेट कोच रमाकांत के जो शिष्य नहीं हैं दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो हैं ईशांत शर्मा, बल्कि सचिन तेंदुलकर, अजित अग्रकर, प्रवीण आमरे, ये तीनों ही कोच रमाकांत के शिष्य रहे हैं। ईशांत शर्मा इनमें से अलग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने गितेगा को अपनी नई राजधानी यानी राजनीतिक राजधानी बनाया है दोस्तों? तो दोस्तों आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी बुरुंडी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2019 टोनी एन सिंह किस देश के निवासी थी? तो दोस्तों मिस वर्ल्ड 2019 टोनी एन सिंह जमाइका की निवासी थी। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस अर्थ 2019 नेलीज पिमेंटल किस देश की सुंदरी है? तो आंसर आएगा ऑप्शन डी प्यूर्टोरिको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो दोस्तों कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य बनने वाला देश जो अभी हाल ही में सदस्य प्राप्त किया है वो है मालदीव। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और ये आ भी सकता है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में दोस्तों, क्योंकि अभी करंट का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए 63 नंबर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 2019 का थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 2019 का जो थीम था वो था 32 ईयर एंड हीलिंग। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा। और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2019 में किस कंपनी को भारत की महारत्न कंपनी का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों आंसर आएगा HPCL,
और पीजीसीआईएल, इन दोनों कंपनियों को संयुक्त रूप से अक्टूबर 2019 में भारत की महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा आज का मॉक टेस्ट। आपको कैसा लगा और आपने कितना स्कोर किया हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के अदर मॉक टेस्ट के लिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।